उन्होंने एक बार यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के लिए महिलाओं के पहनावे को जिम्मेदार ठहराया था। फिर अभी हाल में टेलीविज़न पर एक संबोधन के दौरान उन्होंने भारत की जनसंख्या बताई 1 अरब 300 करोड़। एक दूसरे मौके पर उन्होंने रोनाल्ड रीगन को गलत तरीके से कोट किया, वह भी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए। बेशक वह दुनिया के अकेले नेता नहीं हैं जो अपने भाषण के आड़े तथ्यों को नहीं आने देना चाहते। वह दुनिया के अकेले ऐसे नेता भी नहीं हैं जो सोचते हैं कि बिना तैयारी के बोलने से उनकी अपील बढ़ जाती है। इन्हीं वजहों से कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप क्रिकेट प्रशंसकों के रूप में आप उन्हें पूछते हो, लेकिन फिर वह एक बड़े देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता हैं। उनके कहे हर शब्द का अर्थ निकाला जाएगा। और इसीलिए जब एक दिन इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से मजबूत है, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। मुख्य तौर पर ऐसी प्रतिक्रियाएं ज़्यादा थीं जिनमें विश्वास था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक दशक या उससे भी ज़्यादा समय तक भारत की तुलना में बेहतर दिख रही थी। लेकिन यह बहुत समय पहले की बात है। इस समय पाकिस्तान के हिस्से में तमाम आर्थिक विफलता हैं, जबकि भारत विश्व के सबसे आकर्षक बाजारों में से एक है। ऐसे में इमरान खान के लिए इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की तुलना तो बनती है। भारत और पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय की तुलना करना उचित नहीं। हमारा देश कहीं ज़्यादा बड़ा और अधिक आबादी वाला है, लेकिन दुनिया की रिजर्व करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय की तुलना के बारे में क्या ख्याल है? हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा। पहले अचानक नोटबंदी हुई और फिर एक कठिन टैक्स सिस्टम को लागू किया गया। इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में एक औसत भारतीय एक औसत पाकिस्तानी से बहुत आगे है। दिलचस्प बात है कि साल 2008 तक पाकिस्तान की औसत संपत्ति भारत की तुलना में अधिक थी। उसके बाद से भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई, जबकि पाकिस्तान खस्ता चला गया। राष्ट्रीय कर्ज के मामले को देखें तो ना भारत और ना ही पाकिस्तान का रिकॉर्ड उल्लेखनीय है। लेकिन इमरान खान के आने के बाद से पाकिस्तान पर लगे कर्ज और उसके मैनेजमेंट की हालत और भी खस्ता हो गई। पाकिस्तान अब उसकी आय के बराबर उधार है। साल 2015 के बाद से भारत में केवल 2 वित्त मंत्री रहे, जबकि पाकिस्तान में 8। कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर उसे और वक्त चाहिए तो अपने लोन प्रोग्राम पर फिर से बात करे। दोनों देशों की मुद्राओं पर आते हैं। हाल के वर्षों में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान और भारतीय दोनों रुपये को नुकसान हुआ है। हकीकत यह है कि पिछले साल भारतीय रुपये ने एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्था के आकार, स्थिति और पूंजी प्रवाह को देखते हुए पाकिस्तान को समय के साथ अधिक नुकसान हुआ। इसका मतलब हुआ कि विदेश यात्राओं और आयात महंगा हो गया, निर्यात थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन भारत का निर्यात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 5वें हिस्से से कम है और पाकिस्तान का उसकी जीडीपी के 10वें हिस्से के बराबर। ऐसे में इससे भी ज़्यादा मदद नहीं मिलती। विदेशी फंडों तक पाकिस्तान की पहुंच भी लगातार मुश्किल होती जा रही है। वजह है कि साल 2018 से वह FATF की ग्रे लिस्ट में है। विश्व बैंक ने इसी साल 11 जनवरी को ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जारी किया। इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% और 2022-23 में 8.7% रहने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 3.4% और 2022-23 में 4% की दर से आगे बढ़ी। अरबपतियों की बात करें तो फोर्ब्स की लिस्ट में भारत 140 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। पहले नंबर पर मौजूद अमेरिका में 724 और चीन में 698 अरबपति हैं। नाइजीरिया और पेरू जैसे देश 44वें स्थान पर मौजूद हैं, लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए स्टार्टअप के लिहाज से साल 2021 सबसे बेहतरीन साबित हुआ। करीब 28 करोड़ डॉलर का निवेश आया। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर इतने खराब दिखने का एक कारण यह भी है कि इसकी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आकार है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक बैंक रहित देशों में से एक है। इसकी 70% से अधिक आबादी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर है।